आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नुकुल दुबे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। नुकुल दुबे यूपी की सियासत में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, जिसके सहारे बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ के चलते सत्ता में काबिज हुई थी। पेशे से अधिवक्ता नुकुल दुबे की यूपी के प्रबुद्ध जनों के बीच गहरी पैठ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सपा और बसपा के कई बड़े नेता जल्द ही कांग्रेस के झंडे के नीचे नजर आएंगे। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा जोरों पर है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर अब कांग्रेस से है। इसलिए कई दिग्गज अब हाथ का साथ थामने के लिए तैयार हो चुके हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपीपीसीएल कर्मचारियों ने पीएफ के 2631.21 करोड़ के निवेश में घोटाले का मामले में तूल पकड़ लिया है, जिसमें सीबीआई ने बधावन बंधुओं को आरोपी बनाया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों पर डीएचएफएल पर पीएफ का धन निवेश करके करोड़ों की दलाली का आरोप है। वहीं आरोपी कपिल बधावन धीरज बधावन पूछताछ के लिए 7 दिन लखनऊ जेल में रहेंगे। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बावजूद डीएचएफएल में पीएफ निवेश किया था। फिलहाल दोनों आरोपी सीबीआई स्पेशल कोर्ट से सिविल अस्पताल मेडिकल के लिए लाए गए हैं। यही है ना, यही है कि कोई और है? भैया कुशीनगर के पडरौना नगर में जिलाधिकारी एस राजलिंगम और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने भास चौक से कोतवाली होते हुए तिलक चौक तक पैदल गश्त की और रास्ते में जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान बढ़ाकर लगाई हुई थी उनको हिदायतें दी गई हैं और कहा गया कि अतिक्रमण हटा लीजिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। आपको सवेरे बता कर गए थे ना हम लोग, क्या बताया था? अंदर भी किया था। बताएंगे आपको नाम, आपकी दुकान का नोट करके जा रहे हैं। अब बार-बार आपको गिने नहीं आपको पूरा नियम बता देंगे, सब बता देंगे। हाँ सर, सुबह हम लोग यही हुआ था कि ये एक्चुअली एक गोदाम है, तो आगे दुकानदार उनका है। खुलेगी नहीं दुकान। आपको सवेरे बता कर गए थे ना हम लोग, क्या बताया था? अंदर भी किया था। बताएंगे आपको। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस वजह का पता लगाने के लिए जब हर खबर की टीम ने पेट्रोलिंग कर रही जेपी ग्रुप की गाड़ियों के कर्मचारियों से बातचीत की, तो कर्मचारियों ने बताया कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने और ओवर स्पीड के चलते ये दुर्घटनाएं होती हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के प्रत्येक 10 किलोमीटर के दायरे में वाहनों के वाइब्रेशन करने के लिए लगी कैट्स आई और रंबल स्ट्रिप भी जगह जगह से खराब दिखाई दे रही है। वाहनों की गति सीमा निर्धारित गति से अधिक दिखाई दी, जबकि एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति से चलने पर वाहन की गति एक्सप्रेस वे पर लगे हुए कैमरे में कैद हो जाती है और उनके चालान भी हो जाते हैं। बावजूद इसके लोग मनमानी करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलने वाले लोगों से हर खबर की अपील यही है कि वाहन को निर्धारित गति के अंदर ही चलाएं और सुरक्षित अपने गंतव्य तक आप पहुंच सकें। हमारे साथ में यमुना एक्सप्रेसवे के एसआई सुखविंदर सिंह जी हैं, जो कि पेट्रोलिंग करते हैं और जो भी कोई दुर्घटना होती है या एक्सप्रेसवे पर कोई भी घटना होती है उसकी सूचना जो है तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचाते हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और वो बताएंगे कि किस कारण या किस वजह से यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और क्या इसमें और सुधार की आवश्यकता है। जी सुखविंदर जी। सर, एक्सीडेंट की तो मेन वजह ही है ओवर स्पीड में लोग चलते हैं। तो दूसरा ये है कि
सारे एक्सीडेंट नींद की वजह से हो जाते हैं। तो हमारे को कंट्रोल रूम से पेट्रोलिंग के दौरान कंट्रोल रूम से मिलता फलानी जगह एक्सीडेंट, तो हम उसको जाके तुरंत उसकी हिफाजत करते हैं। कैजुअल्टी है जहाँ कोई भी है तो उसको हम हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, तो पेशेंट को एम्बुलेंस मंगाते हैं और रोड पर की सेफ्टी के आधार पर दूसरा एक्सीडेंट ना हो, वहाँ सेफ्टी कोन लगा के वहाँ उस एरिया को सपोर्ट करते हैं। और जो भी हमारे से मदद होने वाली वो हम प्रॉपर उनकी सेफ्टी के लिए करते हैं। जी सुखविंदर जी, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि हमें इस यमुना एक्सप्रेस वे पे क्या और ऐसी सुविधाएं बढ़ा देनी चाहिए जो ये एक्सीडेंट होते हैं और पूरे पूरे परिवार ख़त्म हो जाते हैं, तो वो उसमें कमी आए। सर इसके बारे तो देखो, प्रशासन का रोल है, जिनमें ओवर स्पीड है उनको चालान कटे, ताकि मतलब स्पीड के ऊपर कोई कंट्रोल हो सके। तो नींद तो ये अभी इंसान का कब भी माइंड सो सकता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये हमारे को अभी ज़्यादातर नींद की वजह और ओवर स्पीड की वजह से ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। नहीं, जैसे कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कई जगह स्थानों पर हमने कैमरे भी देखे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, और कैमरे पता नहीं वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ओवर स्पीड है तो वो कैमरा अपना वर्क करेगा और जैसे ही नेक्स्ट टोल प्लाजा पे वो पहुंचेगा उसका चालान ऑटोमेटिक हो जाता है। जी हाँ जी सर, ओवर स्पीड कैमरे हमारे सभी काम करते हैं, कोई इसमें कुछ शक नहीं है। हमारे फूल पे जो है उसकी पर्ची कटी जा सकती है, लेकिन वो प्रशासन है जो उनको मतलब चलान करते हैं। अच्छा, ये प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी कि उनका चालान नहीं हो पाता है। चलान होते थे, चलान होते हैं, ऐसी बात नहीं होती थी, चलान उनके पर्ची तो फूल से कट जाती है, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर थोड़ा यमुना एक्सप्रेस वे के टोल प्रबंधक आरबी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या ऐसे प्रयास किए जाएं यमुना एक्सप्रेस वे पे जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और पूरे पूरे परिवार ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। इनसे भी हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि क्या और इन्होंने क्या सुविधाएं दे रखी हैं, ये भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और आइए बात करते हैं टोल प्रबंधक आरबी। बताइए साहब कि ये क्या ऐसे कुछ प्रयास किए जाएं जो यहाँ पर एक्सीडेंट कम हो। ऐसा है 2019 हमने जो है IIT द्वारा सेफ्टी और एक्सप्रेस उन्होंने 15 काम ऐसे बताए थे जिनसे एक्सीडेंट कम हो सकते हैं, और उनमें से हमने जो है सारे काम कर दिए। लास्ट काम हमारा था ये साइड सर्विस मीडियन में दोनों तरफ लगाना, वो भी हमारा पूरा हो गया है और 95% हो गया। 2-3 किलोमीटर रह गया, वो भी आज खत्म हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो जो सुरक्षा से या जो एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, जो ऐसे उपाय हैं वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब रह गया जैसे ओवर स्पीड है या ड्राइवर अगर सो गया तो उनको रोकने के लिए हम यही काम कर सकते हैं। तो हम जो है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम टोल प्लाजा पर हमेशा चलाते हैं कि भाई जो लोग हैं सोए नहीं, गाड़ी मतलब ओवर स्पीड गाड़ी न चलाएं, शराब पी के गाड़ी न चलाएं। इस तरह के पब्लिक जो ड्राइवरों को अवेयरनेस के जो काम हैं वो हम करते रहते हैं। दूसरा जो है रात को हम ड्राइवर सोए नहीं, रात को लगभग 12 बजे से सवेरे 5 बजे तक जो सबसे ज़्यादा नींद का टाइम होता है ड्राइवर के लिए, उसमें हम अपने टोल प्लाजा पे एक पे ही नहीं, तीनों टोल प्लाजा पे आगरा, मथुरा और जेवर पे उन ड्राइवरों को रोक करके चाय भी पिलाते हैं, उनको पैम्पलेट भी देते हैं भैया सो मत, उनको बताते हैं भाई धीरे चलाना, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपकी जान को खतरा है। तो जो अवेयरनेस के काम हैं वो हमारे जो हिस्से में आते हैं, जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट का चालान वगैरह की बात जहाँ तक रह गई, तो चालान जो भी ओवर स्पीड के डाटा हैं वो हम उनके पोर्टल पर डाल देते हैं, और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो भी परिवहन विभाग है, जो भी संबंधित विभाग है, वो उनके चालान करता है। अच्छा, महीने में लगभग कितने चालान हो जाते हैं? तो ये डाटा मेरे पास नहीं है,
कितने चालान होते हैं वो तो आपको परिवहन विभाग ही बताएगा, लेकिन चालान तो होते हैं। ये कि कुछ लोग देखने में आया है कि बाइक जो होती हैं उनको भी बहुत तेजी से चलाते हैं और घुमाते हैं बाइकों को इस तरीके से। कुछ हमने देखने में आया कि लोग यहाँ पे दौड़ते हैं। वो आपके कुछ संज्ञान में है? देखिए ऐसा है, आपने अभी योगी जी का इंटरव्यू पढ़ा हुआ होगा, तो उन्होंने कहा है कि भाई एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, ये स्टंट करने की जगह नहीं है। और ये बिल्कुल प्राय देखा गया है कि मोटरसाइकिल वाले स्टंट करते हैं, फौज वाले जो तैयारी करते हैं वो भी वहां पे दौड़ते हैं, पुशअप करते हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से भी उनसे कहना है कि भाई ये रोड वास्तव में योगी जी ने सही कहा, स्टंट करने की जगह नहीं है। अपना ध्यान रखें और रोड पे कृपया जो है पुशअप करना, दौड़ना या मोटरसाइकिल को टेढ़ा मेढ़ा करके चलाना, इस तरह न चलाएं। फास्ट लेन में गाड़ी खड़ी न करें। जब आपकी गाड़ी जो है पंचर हो जाए तो सॉफ्ट शोल्डर पर खड़ी करें। बहुत से लोग जो है फास्ट लेन में खड़ी करके, ओवरटेकिंग लेन में खड़ी करके उस पर जो है पंचर पहिया खोलने लगते हैं। तो उसको कृपया कुछ धक्का लगा करके सॉफ्ट शोल्डर पर लगाएं। जहाँ पे रिपेयरिंग लेन है वहां पे लगाएं और वहां पे अपना वो करें, जिससे एक्सीडेंट की संख्या अपने आप कम होगी। क्योंकि ओवर स्पीड में जो गाड़ियाँ चलती हैं तो अगर उनके लगातार चालान होने लगे, जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है, तो ट्रैफिक लाइट में आपने देखा होगा दिल्ली, नोएडा, बड़े बड़े शहरों में कि अगर वाहन जो है थोड़ा सा भी जो है रंबल स्ट्रिप से आगे निकल जाता है तो उसका ऑटोमेटिक चालान हो जाता है। तो इस तरीके से अगर चालान भी होते रहे तो उससे भी थोड़ा सा पब्लिक में डर जाएगा। चालान होते हैं और हमने जैसे कि बताया कि हमारा काम है जो ओवर स्पीड के वाहन हैं उनका डाटा जो है परिवहन विभाग के पोर्टल पर डालते हैं और एक्शन होता है और उनका बराबर चालान भी होता है लोगों का। और इसमें कोई शक नहीं। और कितने चालान हुए कितने नहीं हुए ये करेक्ट फिगर जो है वो डिपार्टमेंट ही देता है। तो उनका डाटा हमारे पास लौट के नहीं आता कि हमने इसमें चालान। अच्छा, कुछ स्थानों पे आपके हर 10 किलोमीटर से कैट्स आई लगी हुई हैं अवेयर करने के लिए, नींद से जगाने के लिए रंबल स्ट्रिप लगी हुई हैं। वो रंबल स्ट्रिप और कैट्स आई कहीं टूट गई हैं, वो रंबल स्ट्रिप खराब हो गई हैं, वो उसका मेंटेनेंस का समय क्या होता है? ये रूटीन मेंटेनेंस का काम है। अभी जो है मतलब जैसे आज आया नोटिस में, ये काम चलते ही रहते। अभी हम दोबारा इनको जहाँ टूट रहे हैं उनको रेक्टिफाई करा रहे हैं। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर आए हुए क्योंकि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और जब से यमुना एक्सप्रेस का यहाँ निर्माण हुआ है और ये चालू हुआ है, हजारों परिवार यहाँ पर ऐसे हैं जो पूरे परिवार समाप्त हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हरदोई का परिवार जिसमें 9 लोग थे और 7 लोगों की यहाँ पे दर्दनाक मौत हो गई थी। और इस यमुना एक्सप्रेस वे पे हम ये जानेंगे कि क्या ऐसे पॉइंट हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सीडेंट का कारण बन रही हैं। ओवर स्पीड के लिए यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं सुचारू रूप से या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। और यहाँ के टोल प्लाजा के जो प्रबंधक हैं उनसे भी हम जानकारी करेंगे और पूछेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जो कि यहाँ पर ओवर स्पीड होने के बाद भी लोगों के चालान नहीं हो पाते हैं, या नींद की झपकी आने पे जो हमारे कैट्स आई ट्रैकर लगे हुए हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या कौन से ऐसे बिंदु हैं। हम हर बिंदु पर जो है बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों ऐसे भयानक और दर्दनाक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोगों की दर्दनाक मौतें हो जाती हैं और ओवर स्पीड होने पर उनके चालान हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। ये भी हम जो है जानेंगे, क्योंकि ओवर स्पीड भी बहुत बड़ा कारण है। इसमें नींद की झपकी आना वो भी एक कारण है। अभी कुछ दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। और जो नौझील क्षेत्र में ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं उस क्षेत्र का भी आज हम गहन परीक्षण करेंगे और यहाँ के टोल प्लाजा मैनेजर से भी जानेंगे कि क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जिनसे जो है एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। ही मैं हूँ और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो हर 10 किलोमीटर पे यमुना एक्सप्रेस वे के जो कैट्स आई लगे हुए हैं जो स्पीड को या टायरों को रिफ्रेश करते हैं, या अगर कोई नींद झपकी आ जाती है, किसी को नींद आ जाती है, उस ड्राइवर को भी जो है स्पीड में गाड़ी जाने पे और ये ट्रक मतलब ये कैट्स आई जो है उसको एक जगाने का काम करते हैं।
वो भी जगह जगह से उखड़ गए हैं। और जो इनकी थर्मोप्लास्टिक की जो पट्टियाँ लगी हुई हैं वो पट्टियाँ भी खराब हो चुकी हैं कि वो एक अलग ही अपनी वो बयां कर रही हैं कि हम बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उनको दिखाएं कि जगह जगह जो 10 किलोमीटर की दूरी पे जो कैटसाई लगी हुई है वो कैटसाई भी एक तरीके से ख़राब हो चुकी है और कई जगह से उखड़ चुकी है और पट्टी भी उनकी जो है वो उखड़ चुकी है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो उसको दिखाएँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें एक ओवर स्पीड में जो है मौत का कारण। लखनऊ के सरोजनी नगर में हुए महेश लोधी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और वारदात में शामिल बूटा लोध और नंद किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 9 महीने पहले सरोजनी नगर में जमीन के लालच में सगे भाइयों ने ही महेश लोधी की हत्या कराई थी। आपको बताते चले कि आरोपियों ने शूटर को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। थाना सरोजनी नगर पुलिस टीम द्वारा 9 माह पूर्व हुए एक हत्याकांड का खुलासा किया गया है। दिनांक 26/9/2021 को महेश लोध नाम के एक व्यक्ति की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी और उस संबंध में थाना स्थानीय पर अपराध संख्या 491/21 धारा 302 में पंजीकृत किया गया था। लगातार हमारी पुलिस टीमें कार्यरत थी इस घटना के सफल अनावरण के लिए और आज इस संबंध में घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पहले अभियुक्त का नाम बूटा लोध है, जो कि थाना सोरामऊ जनपद उन्नाव का हिस्ट्री शीटर है और दूसरे व्यक्ति का नाम नंद किशोर लोध है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि बूटा लोध को 1 लाख रुपए की सुपारी नंद किशोर लोध द्वारा दी गई थी ताकि वो अपने भाई की उसने सुपारी दी थी कि उसकी हत्या की। राजधानी लखनऊ में एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी घर से स्कूल गई और लापता हो गई, जिसके बाद लड़की के पिता ने 1 हफ्ते तक मड़ियाव थाने के चक्कर काटे और बड़ी मशक्कत के बाद मुकदमा लिखवाया गया। वहीं पिता ने अपने चचेरे भाई और अपनी नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें लड़की के पिता लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 1 महीने से पुलिस सुनकर अनसुनी कर रही है, जिसके बाद पिता ने मड़ियाव थाना पुलिस पर लापरवाही के भी आरोप लगाए। कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस केवल खाना पूर्ति करती है, साथ ही ये भी कहा कि गरीबों की पुलिस नहीं सुनती है। लड़की हमारी चली गई। कहाँ चली गई है? लेकिन लड़के को मतलब सौतेला भाई है। अच्छा, सौतेला भाई आपकी लड़की को लेके भाग गया है? 1.5 लाख रुपया लेके। कब लेके भागा है? 25 तारीख के लगभग। खबर बधाइयों थाना मूसा ज्वाग क्षेत्र के गांव चिर्रा से है, जहां बोलेरो और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो जाती है, जिससे हादसे में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हमीरपुर में राट कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने अपने भाई की मार्कशीट चोरी कर सेना में 22 साल तक नौकरी की और उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले व्यक्ति के भाई ने अपने भाई पर उसके नाम से सेना में नौकरी करने, शस्त्र लाइसेंस और ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने का आरोप लगाते हुए राट कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायालय में भेज दिया। आप अभी 2 बजे के बाद भी जाएंगे, लेकिन 2 बजे दवाई नहीं मिलेगी। दिखा देना नहीं होगा। आप अभी 2 बजे के बाद भी जाएंगे, लेकिन 2 बजे दिखा देना नहीं होगा।
मैं राष्ट्रपतियों को श्री अभय नारायण जी का कोट कोट आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे भाई से न्याय दिलाने में सहायता प्रदान की। इसलिए पुलिस प्रशासन का हमेशा आभारी रहूंगा। आप अभी 2 बजे के बाद भी जाएंगे, लेकिन 2 बजे नहीं होगा। प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में लखनऊ में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक आशियाना दीपक कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को धर दबोचा और आरोपी से 7 ग्राम अवैध मॉर्फिन भी बरामद किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का बजट विधानसभा में पेश हो गया है। अब ये सबसे बड़ा पेपरलेस बजट है। आपको बताते चले, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार 6वीं बार बजट पेश किया है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। वहीं विपक्ष ने सरकार के बजट को जनता से छलावा करार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट आ गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले 2021-22 का बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन यानी 77,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि ये पेपरलेस बजट था, इसलिए वित्त मंत्री ने इसे एप्पल के कंप्यूटर पर पढ़ा। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सरकार के इस बजट में किसको क्या मिला। रोजगार के लिए क्या मिला? सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इससे 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 2022-2023 में 800 बिजनेस सेंटर्स खुलेंगे। इससे 16,000 लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा में बिना इंटरव्यू के 40,402 शिक्षकों का चयन होगा। साथ में 7,540 नए पद भी बनाए जाएंगे। 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल अस्पतालों में नियुक्ति दी जाएगी। 2022-23 में 10,000 नए पदों पर भर्ती होगी। युवाओं को क्या मिला? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को टेक्नोलॉजी से अपडेट करने के लिए 5 साल में 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट बांटे जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की मिलेगी सुविधा। सभी 18 मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन होगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। युवा वकीलों को मिलेगा काम के शुरुआती 3 साल के लिए किताब और पत्रिका की आर्थिक सहायता। वाराणसी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनेगा, इसमें 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
भारत सरकार की खेलो इंडिया नीति के तहत प्रदेश के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे। महिलाओं को बजट में क्या मिला? 75 जिलों के कुल 1535 स्थानों पर महिला बीट सिपाही की नियुक्ति की गई। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के जिलों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत में यूपीपीएससी 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर SC/ST छात्राओं को लैपटॉप दिया गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ये बजट प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बजट में किसानों को क्या मिला? किसानों की दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंचाई के लिए गांव में सरकारी सोलर लगाए जाएंगे। साल 2022-23 में 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। 60.20 लाख क्विंटल फ्री बीजों का वितरण किया जाएगा। किसानों को 2022-23 में 11,930 लाख क्विंटल उर्वरक बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के जरिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। धान कॉमन का MSP 1940 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रे 8 का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं का MSP 2015 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 620 करोड़ रुपए व्यवस्था। आयुष्मान भारत योजना से 2,949 अस्पतालों को जोड़ा गया है। योजना के लिए 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ 7 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों की असाध्य बीमारी के इलाज के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य के 16 और जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए PPP नीति घोषित की गई है। MBBS और PG पाठ्यक्रमों में सीटों में इजाफे के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नगर निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के लिए विकास पर 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी गरीब परिवारों और गांव में सभी परिवारों को 500 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। महाकुंभ मेले के लिए 2025 के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर 508 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च होंगे। मनरेगा से 15,463 तालाबों और 5,882 खेल मैदानों को तैयार किया जाएगा। प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ATS सेंटर हो जाएंगे।
यूपी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बजट नहीं बंटवारा है। बजट आने से गांव में उदासी है। आंकड़ों में दिखाई देगा कि नौकरी और रोजगार है, लेकिन जमीन पर और गांव पर अभी भी नौजवानों के हाथ पर काम नहीं है। सब पुरानी सरकार के काम दिख रहे हैं। ये बजट छटा है, इससे सब घटा है। हर खबर के लिए लखनऊ से ब्यूरो स्पेशल रिपोर्ट।